जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमारे तरफ से जो आपका बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए जो आपका क्लास चलाया जा रहा है साइंस का और हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का क्लास का ये आपका दूसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों आपका साइंस का 5 वीडियो जो कि आपका कोशिका से संबंधित था, जिसमें हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़े थे और आपकी कोशिकाओं से बनने वाले जितने भी प्रश्न अब तक विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उसको भी हम लोग कवर किए थे। ठीक है। तो इससे पहले आपका जो हिस्ट्री का वीडियो था वो आपका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोग देखे थे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों के बारे में कि कितनी स्रोत से हम लोग इतिहास को जानते हैं, जिसमें से आपका पुरातात्विक, साहित्यिक एवं आपका विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। जो लोग भी नहीं देखें वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर पड़ा होगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का काल विभाजन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है। जो भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है वो दोस्तों आपका स्रोतों के आधार पर होता है। कौन कौन से स्रोत मिले हैं उसके आधार पर आपका भारतीय इतिहास का काल विभाजन होता है। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है फ्रेंड्स, वो आपका पहली बात तो किसके आधार पर किया गया है, तो आपका स्रोतों के आधार पर किया गया है। ठीक है। भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है आपका मुख्यतः 3 काल में बांटा गया है। एक आपका प्रागैतिहासिक काल है, एक आपका आदि इतिहास है, एक आपका ऐतिहासिक काल है। ठीक है। तो जिसमें से जो पहला आपका है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसे दोस्तों आपका प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश भी कीजिएगा, कभी कभी आपका इंग्लिश का हिंदी ही पूछा जाता है, ऐसा बहुत सारे एग्जामों में हो चुका है। जब हम इसके अंत में एमसीक्यू को डील करेंगे उसमें आप बेहतरीन तरीके से देख पाइएगा कि आपका जो प्रश्न है किस प्रकार का और किस लेवल का पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, जिसे कि हम लोग प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल में फ्रेंड्स आपका जो होता है, इसमें आपको कोई लिखित साक्ष्य जो कि आपका नहीं मिला है। ठीक है। जैसे कि आपका जैसे कि साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने पढ़ा था, साहित्य जैसा कि हाथों से लिखा हुआ, मतलब इसको उस काल के बारे में उस प्रकार का कोई भी साक्ष्य आपका प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिला है। ठीक है। तो लिखित साक्ष्य दोस्तों आपका यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों आपका जो काल विभाजन किया गया है वो आपका पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया गया है। ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया गया है, जैसे कि उत्खनन के दौरान जो औजार मिले हैं, जो पत्थर मिले हैं, पत्थर से बने औजार मिले हैं, उसी के द्वारा इसका काल विभाजन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें जो मानव का जीवन था आखिरकार कैसा था। तो मानव के जीवन की बात करेंगे तो इसमें मानव का जीवन आपका सभ्य नहीं था। ठीक है। सभ्य नहीं था, सब करने का मतलब है नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते, जैसे कपड़ा पहनना हुआ, नंगा फंगा। ठीक है। उस प्रकार का जीवन आपका प्रागैतिहासिक काल में था। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों आपका लिखित साक्ष्य जो कि नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है जो कि मिला है। दूसरा दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, तो दूसरा आपका है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा क्या है आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, जिसे कि हम लोग दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो काल विभाजन किया गया है वो दोस्तों आपका 3000 से लेकर 800 BC, यानी कि 800 ईस्वी पूर्व तक का जो काल होता है वही दोस्तों आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग धातु काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। उससे पहले बता दें कि आज आज जो ऐतिहासिक काल है इसमें तो आपका पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा तभी तो काल विभाजन किया गया होगा। इसमें दोस्तों आपका पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ आपका लिखित साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है। इसमें आपका लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा चुका, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। इसे आपका क्या हुआ है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों आपका लिखित साक्ष्य के साथ साथ आपका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका लिपि था वो दोस्तों अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आपका आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसके साथ ही साथ वैदिक काल को भी हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। साथ में जो आपका त्राम सभ्यता था, त्राम पाषाणिक सभ्यता, उसको भी दोस्तों हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में ही क्या करते हैं, रखते हैं। इसमें आपका पुरातात्विक भी मिला है और आपका लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसमें जो आपका लिखित साक्ष्य मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो दोस्तों आपका है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो 600 BC के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद, यानी छठी
ईसा पूर्व के बाद दोस्तों आपका कल तक का समय, यानी कि आज आप लोग पढ़ रहे होंगे, कल तक का समय आपका ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इतिहास उसे ही कहते हैं जो बीत गया होता है। ठीक है, तो 600 ईस्वी के बाद दोस्तों कल तक का जो काल है वो दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम लोग पढ़ने की बात है, कहाँ तक पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक का इतिहास जो कि हम लोग पढ़ते हैं मुख्यतः। ठीक है, इससे तो ऐतिहासिक काल कल तक का है, लेकिन कल तक का इतिहास उस उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो 600 ईस्वी के बाद आपका ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक मिलेगा, साहित्यिक स्रोत मिलेगा, साहित्यिक स्रोत को पढ़ा भी जा चुका होगा। ठीक है, जैसा कि आपको छठी बीसी से छठी ईसा पूर्व में आप लोग को मौर्य काल के बारे में पढ़ते होंगे। तो मौर्य काल कल हम लोग ने पढ़ा था, जो आपका ऐतिहासिक स्रोत में कि जो मौर्य काल में जो अशोक था उसने पहली बार जो क्या किया था, शिलालेख लिखवाया था, और शिलालेख जो लिखवाया था वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। तो ब्राह्मी लिपि जो पढ़ा था वो आपका जो जेम्स प्रिंस से पढ़ा था 1837 में, तो पढ़ लिया। ठीक है, तो जो पढ़ लिया गया है और पुरातात्विक मिला है उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 3 भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, जिसे कि दोस्तों आपका पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को आपका पाषाण काल भी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करेंगे तो स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज कहा जाता है। इसमें जो भी वस्तुएं आपकी मिलेगी, ठीक है, जो भी वस्तुएं औजारें जो मिलेगा वो दोस्तों आपका पत्थर से निर्मित होगा। इसको याद रखिएगा, इस काल में जो भी आपके पत्थर औजार वगैरह मिलेंगे वो आपके पत्थर से निर्मित होगा, इसलिए इसे आपका पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कहा जाता है। ये जो पूरा पाषाण काल है, ये जो पूरा पाषाण काल है, इसमें दोस्तों आपका आग का खोज हो चुका था। इसमें जो लोग थे आपके, या खेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। ये जो पूरा पाषाण काल को दोस्तों आपका हिमयुग भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसके इंग्लिश का भी आप लोग याद रखिएगा कि पैलियोलिथिक एज से इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज इसमें इंग्लिश में कहा जाता है। इसके काल विभाजन की बात करेंगे तो 25 लाख ईसा पूर्व से, मतलब कि मान के चलिए जब से आपका मानव आपका उत्पन्न हुआ उस समय से लेकर आपका 10,000 ईस्वी पूर्व का जो काल होता है वो दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल विभाजन किया गया है। इसके अलावा पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो इसे भी दोस्तों आपका तीन तीन श्रेणी में बांटा गया है। एक आपका निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक आपका निम्न पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, एक आपका निम्न पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पूरा पाषाण काल, एक आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो 3 श्रेणी में आपका पूरा पाषाण काल को भी बांटा गया है। बात करेंगे आपका निम्न पूरा पाषाण काल का, तो इसे दोस्तों आपका सल्क संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सल्क संस्कृति कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य पाषाण काल को आपका फलक संस्कृति कहा जाता है। इससे प्रश्न आपका बन चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपसे जो अभी तक प्रश्न पूछा जा चुका है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग पढ़ेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल को सल्क संस्कृति कहा जाता है और मध्य पूरा पाषाण काल को आपका फलक संस्कृति कहा जाता है। वहीं पर उच्च पूरा पाषाण काल को सल्क प्लस फलक संस्कृति कहा जाता है, यानी कि सल्क फलक संस्कृति आपका उच्च पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। इसके अलावा निम्न पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आपका सोहन घाटी क्षेत्र है वो दोस्तों आपका निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो बेलन घाटी का क्षेत्र है वो भी दोस्तों आपका निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा सोहन घाटी की बात करेंगे तो सोहन घाटी जो क्षेत्र है वो दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पंजाब का जो आपका पाकिस्तान है वहाँ पर दोस्तों आपका सोहन घाटी क्षेत्र स्थित है। सोहन घाटी की बात करेंगे तो सोहन जो नदी है वो आपका सिंधु नदी का एक सहायक नदी है। इसके अलावा बेलन घाटी की बात करेंगे तो जो बेलन घाटी क्षेत्र है वो दोस्तों आपका यूपी में स्थित है। यूपी में भी बात कीजिएगा कि यूपी में भी कहाँ, तो यूपी में एक जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो सीरीज आया था उसी जगह के नाम पर आया था। वहीं पर दोस्तों आपका बेलन घाटी है जो कि आपका स्थित है, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत है, जो कि आपका आता है। इसके अलावा जो सेकंड है वो दोस्तों आपका है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो 50,000 से लेकर आपका जो 40,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो आपका मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन आएगा फ्रेंड्स, तो आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपका 50,000 ईसा पूर्व तक का काल आपका निम्न पूरा पाषाण काल, और 50,000 से लेकर आपका 40,000 तक का
काल आपका मध्य पाषाण काल आता है, जिसे कि हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपका सोहन घाटी क्षेत्र तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका निम्न पूर्व पाषाण काल में भी था। इसके अलावा बेलन घाटी क्षेत्र भी आएगा। इसके अलावा जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वो भी दोस्तों आपका मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद दोस्तों आपका तुंगभद्रा नदी का घाटी का क्षेत्र है वो भी दोस्तों आपका पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नर्मदा घाटी क्षेत्र था उसमें दोस्तों मानव अवशेष का प्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिला है, ये आपका प्रश्न बना है किसी ना किसी एग्जामों में, जो हम लोग देखेंगे आगे। तो मानव अवशेष जो प्रथम बार जो आपका मिला है वो आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र से ही मिला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो औजारें आपके उपयोग में आया, उसका औजार की बात करेंगे तो फलक औजार, क्योंकि आपका फलक औजार का अधिकता इसमें ज़्यादा था, इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अलावा वेदनी, छेदनी और खुरचनी, ये सब आपका औजार का नाम है, तो आपको याद ही रखना होगा। वेदनी, छेदनी और आपका खुरचनी, ये सभी औजारें आपके मध्य पाषाण काल के अंतर्गत है जो कि मिली हैं। इसके अलावा निम्न पाषाण काल के अंतर्गत, निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपका कुल्हाड़ी मिला है, हस्त कुठार मिला है, विदारनी मिला है और खंडन यानी कि चौपाल मिला है, ठीक है। तो ये सभी हथियार हैं आपका निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। बाकी जो मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपका मिला है, पहली बात तो आपका मानव का अवशेष मिला है, कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिला है। इसके अलावा फलक औजार, वेदनी, छेदनी और खुरचनी, ये सभी फ्रेंड्स आपका कहाँ से मिला है, तो मध्य पुरापाषाण काल के क्षेत्र से मिला है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की, तो उच्च पुरापाषाण काल को सलक प्लस फलक संस्कृति कहा जाता है। सलक फलक संस्कृति, इसके अंतर्गत आपका बेलन घाटी क्षेत्र तो आएगा ही आएगा, छोटा नागपुर घाटी क्षेत्र भी आएगा। इसके अलावा कर्नाटक का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और मध्य भारत के जो आपके क्षेत्र हैं वो आपके उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत है, जो कि पाया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। किसके अंतर्गत पाया गया है, तो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत पाया गया है। इसके अंतर्गत जो औजारें मिली हैं वो आपके दक्षिणी मिली हैं और आपका खुरचनी मिली हैं, ठीक है। ये आपका औजार का नाम है, तो इसे आपको याद ही रखना होगा। इसके अलावा इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो आपका पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को याद रखिएगा। पूरा जो पाषाण काल है इसे दोस्तों आपका सोहन घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। पुरापाषाण काल को सोहन घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोन घाटी क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें इसका जो स्थल वगैरह मिला है पूरा पाषाण काल का, या औजारें वगैरह मिली हैं वो दोस्तों आपका सोहन घाटी के इर्द गिर्द ही मिली हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार क्यों पड़ा, क्योंकि आपका उसका जो स्थल है, जो आपका पैलेस था, वो दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर मिला है, इस कारण उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। उसी प्रकार पूरा पाषाण जो काल है उसका जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं, औजार वगैरह हैं, वो आपका सोहन नदी घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत मिला है, इसलिए दोस्तों आपका सोहन घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा डिप जाएगा तो पूरा पाषाण काल में जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो दोस्तों आपका सोहन घाटी क्षेत्र कहलाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, तो पढ़ लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं आपका मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मध्य पाषाण काल का जो आपका काल था वो आपका 10,000 ईस्वी से लेकर आपका जो 35,000 ईस्वी तक का जो काल है वो फ्रेंड्स आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। कब से कब तक का काल आता है, 10,000 से लेकर 35,000 तक का, 3500 ईसा पूर्व तक का जो काल है। कहीं कहीं आपको 3500 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 4,000 मिलेगा, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो 10,000 से लेकर आपका 4,000 या 3500 ईसा पूर्व तक का काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जब हम लोग आते हैं तो पाएंगे कि इसमें जो आपका मानव है आपका शिकार करना सीख गया था, मछली पालना सीख गया था, पशुपालन करना सीख गया था और आपका छोटे औजार का उपयोग करना भी इस काल में आते आते मनुष्य जो कि आपका सीख गया था। इसके अंतर्गत जो आपके क्षेत्र हैं वो आपके बागोरा हैं, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। दक्षिण यूपी का क्षेत्र आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। मध्य एवं पूर्वी भारत का क्षेत्र आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, और कृष्णा नदी का जो दक्षिण भाग है वो फ्रेंड्स आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। मध्य पाषाण काल को हम लोग दोस्तों मेसोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। मेसोलिथिक एज के नाम से हम लोग मध्य पाषाण काल को जानते हैं। मध्य पाषाण काल आपका 10,000 से लेकर आपका 3500 ईसा पूर्व तक का काल है, जो कि आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत है, जो कि आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
इसमें थोड़ा सा आपका छूट गया था उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। तो उच्च पुरापाषाण काल के बारे में जो आप समझ लीजिए, जो होमो सेपियंस जो मानव था वो दोस्तों आपका उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। और जो भीमबेटका का जो गुफा मिला है, भीमबेटका जो स्थल है दोस्तों आपका, वो भी आपका उच्च पुरापाषाण काल का ही है। इसका जो काल विभाजन हुआ था आपका 40,000 से लेकर 10,000 तक का जो ईसा पूर्व तक का काल है, वो दोस्तों आपका उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो दोस्तों आपका होगा नवपाषाण काल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करेंगे तो नवपाषाण जो काल है वो आपका हिमयुग का आपका अंतिम अवस्था है। ठीक है, हिमयुग का आपका अंतिम अवस्था है आपका नवपाषाण काल, जिसका जो काल विभाजन हुआ है आपका 3500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक का काल को हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो नवपाषाण काल जिसे कि इंग्लिश में आपका न्यूलोथिक एज के नाम से जाना जाता है। कौन सा एज के नाम से जाना जाएगा, तो आपका न्यूलिथिक एज के नाम से आपका नवपाषाण काल को जाना जाता है। इस काल तक आते आते जो मानव है आपका खाद्यान्न उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। खाद्यान्न उत्पादन भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो पॉलिशदार जो पत्थर है, पॉलिशदार पत्थर का जो औजार है, जो कि आपका इस काल तक आते आते मानव है जो कि बनाने लगा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिशदार पत्थर के जो औजार हैं आपके जो मानव है किस काल में यूज करना सीख गए थे आपका, तो न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के अंतर्गत आते आते जो मानव है आपका पॉलिशदार पत्थर के औजार आपका करना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा जो चावल का जो साक्ष्य है आपका सर्वप्रथम जो आपका चावल का जो साक्ष्य है आपका मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, जो मेहरगढ़ से जो चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है वो दोस्तों आपका 7000 ईसा पूर्व का जो 7000 ईसा पूर्व तक का है, जो कि आपका मिला है आपका चावल का साक्ष्य। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्राचीनतम चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है, तो दोस्तों आपका कोल्डिवा का मिला है। कोल्डिवा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो आधुनिक जो लोग हुए, आधुनिक जो आपके इतिहासकार हुए, इतिहासकर्ता हुए, पुरातात्विकविद हुए, वो बताते हैं कि जो चावल का जो साक्ष्य है सबसे पहले आपका कोल्डिवा में मिला है, जो कि आपका प्रयागराज में स्थित है, जो कि यूपी में है। ठीक है, लेकिन जो पहले के जो आपके इतिहासकार थे, पुरातात्विद थे, वो बताते हैं कि मेहरगढ़ से जो कि चावल का साक्ष्य मिला है। तो याद रखिए आपके ऑप्शन में मेहरगढ़ होगा, नहीं तो कोल्डिवा होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन मेहरगढ़ और कोल्डिवा दोनों होगा तो दोस्तों आपको कोल्डिवा मारना है। ठीक है, ठीक है, कोल्डिवा को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ऐसे तो आपका बस एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा नवपाषाणिक काल के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका बुर्ज होम का। बुर्ज होम की बात करेंगे तो जैसा कि मैप के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि जो बुर्ज होम है वो दोस्तों आपका कौन से राज्य में है, तो ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। पहला तो प्रश्न आपका ये बनेगा कि बुर्ज होम आपका कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से आपका गर्त आवास प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, गर्त आवास का जो साक्ष्य है आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास करने का मतलब है आपका गड्ढा कर जो मानव है आपका वहाँ पर रहने का साक्ष्य वहाँ से मिला है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ से क्या मिला है, तो वहाँ से दोस्तों आपका मिला है पालतू कुत्तों के साथ आपका जो मानव को दफनाने का जो साक्ष्य, यानी जो आपका मानव को दफनाया जाता था पहले, ठीक है, उसमें आपका पालतू कुत्तों को भी साथ साथ दफनाया गया है। ये आपका मिला है ब्रुज होम में। ठीक है, तो पालतू कुत्तों के साथ आपका मानव को दफनाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ब्रुज होम में मिला है। इसके अलावा ब्रुज होम का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था, तो 1935 में आपका डी टेरा, ठीक है, याद रखिएगा, डी टेरा और पीटरसन ने, ठीक है, डी टेरा और आपका पीटरसन ने आपका बुर्ज होम का जो खोज है जो कि आपका किया है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा अगला है वो दोस्तों आपका है गुफकराल। ठीक है, गुफकराल है जो कि दोस्तों आपका नवपाषाणिक स्थल ही है। ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका यूपी में है। गुफकराल का जो आपका हिंदी मीनिंग होता है कुम्हार का गुफा होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा जो अगला आपका स्थल है वो है आपका चिरांद। चिरांद की बात करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में ही पड़ता है चिरांद। और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से दोस्तों आपका हिरण का जो सिंग होता है उससे बने औजार दोस्तों आपकी चिरांद में ही मिले हैं। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हीरे के सिंग से बने औजार है जो कि कहाँ से मिला है, चिरांद से मिला है। और आपका चिरांद है कहाँ, तो चिरांद है दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो चिरांद आपका बिहार में है। ठीक है,
बिहार में भी कहाँ है, तो बिहार में भी कहाँ पड़ेगा, तो आपका सारण जिला में पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों उसके अलावा आपका जो राख का टीला मिला है, राख का टीला, ये दोस्तों आपके संघनकलू से मिला है। संघनकलू की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राख के टीले का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो दोस्तों आपका संघनकलू से मिला है, जो कि आपका मैसूर में पड़ता है। मैसूर में भी कहाँ, तो बेलाड़ी में। ठीक है, ये उतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो उतना डीप आप याद भी मत रखिए। ठीक है, तो आपका राग का टीला कहाँ से मिला है, संघनकलू से। चिरान से क्या मिला है, तो हिरण के सिंह के बना का औजार मिला है। गुफ कराल कहाँ पर है, यूपी में है। ब्रुज होम से मिला है, क्या मिला है, तो गर्तावास का साक्ष्य, पालतू कुत्तों के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य। मेहरगढ़ से आपका चावल का साक्ष्य। कोल्डिवा से आपका प्राचीनतम चावल का साक्ष्य। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, हम लोग अगला पढ़ेंगे आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें आपका पुरातात्विक भी है, लिखित भी है, लेकिन लिखित जो साक्ष्य मिला है उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा चुका है। और जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है वो दोस्तों आपका 3000 से लेकर 800 BC तक का जो काल है उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 3 युग को पढ़ते हैं। पहला तो आपका है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग कहिए, ये काल कहिए। दूसरा आपका कांस्य युग है, तीसरा आपका लोह युग है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, लोह युग है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका ताम्रपाषाण काल के बारे में। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के बारे में जब हम लोग देखेंगे फ्रेंड, जिससे कि हिंदी में कैलकोलिथिक, ठीक है, कैलकोलिथिक फेज एज कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कैलकोलिथिक एज किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही लग रहा होगा, ताम्र प्लस पाषाण। ठीक है, आपको जब इसका छंदी विच्छेद कीजिएगा तो आप पाइएगा ताम्र प्लस पाषाण। ठीक है, ताम्र प्लस पाषाण करने का मतलब है ताम्र से आपका तांबा, और दोस्तों आपका पाषाण से करने का मतलब है आपका पत्थर। ठीक है, पाषाण से आपका पत्थर, यानी कि तांबा प्लस पत्थर का जो औजार है वो दोस्तों आपके ताम्र पाषाण युग में है, जो कि आपका यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो तांबा क्या है, एक आपका धातु है। ठीक है, तो धातु का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो दोस्तों आपका ताम्र पाषाण युग में है, जो कि आपका यूज किया गया है। इस कारण आद्य ऐतिहासिक काल को आपका धातु काल भी कहा जाता है। इसके अलावा जब आगे पढ़िएगा कांस्य युगीन, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, आपका धातु ही है। लोह युग क्या है, लोहा भी एक धातु है, इस कारण इसे धातु काल भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा राज मिला है, कहाँ मिला है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आपका कुछ संस्कृति का पता चला है, जैसा कि आपका बनास संस्कृति है, आहार संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, इसके अलावा एरन संस्कृति है, और आपका जोरबे संस्कृति है। ठीक है, ये जब संस्कृति है आपका ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत ही मिला है। उसमें आपका बनास संस्कृति, आहार संस्कृति की बात करेंगे तो बनास और आहार संस्कृति है वो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, वो कहाँ पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा जो आहार संस्कृति है उसका जो समय काल था वो दोस्तों आपका 2100 से लेकर 2500 BC तक का था। और गिलुन जो आपका एक जगह का नाम है जो कि आपका राजस्थान में है, वो दोस्तों आपका आहार संस्कृति का ही एक स्थल था। इसके अलावा मालवा और कायथा जो संस्कृति है, मालवा कायथा और आपका एरन संस्कृति है, वो दोस्तों आपका ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्रपाषाणिक काल का आपका संस्कृति है, जो कि कहाँ मिला है, आपका मध्य प्रदेश में मिला है। तो आपका मालवा कायथा एरन आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो जोड़वो संस्कृति है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका नौदा टोली है वो दोस्तों आपका कहाँ है, नौदा टोली, जो कि आपका ताम्रपाषाणिक स्थल है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा नौदा टोली कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका MP में है। इसका जो खोज है किसने किया था, तो इसका खोज आपका HD संकालिया ने किया था। ठीक है, HD संकालिया ने किया था, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नौदा टोली जो कि MP में है, इसका खोज किसने किया था आपका, तो HD संकालिया ने किया था। इसके अलावा जोरबो संस्कृति के अंतर्गत जो आपका महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है उसमें आपका कौन कौन सा स्थल मिला है, तो नवासा मिला है, दैमाबाद मिला है, और आपका इनाम गांव मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है, नवासा, दैमाबाद और इनाम गांव। इनाम गांव की बात करेंगे तो इनाम गांव जो आपका गांव है वो पूरी तरह से आपका किलाबंद था, और आपका चारों तरफ क्या था, आपका खाई था। ठीक है, चारों तरफ आपका क्या था, खाई था, और आपका किलाबंद था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आपका ताम्रपाषाणिक है। इसके अलावा MP का कुछ भाग है, आपका पश्चिमी महाराष्ट्र है। इसके अलावा आपका दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो आपका ताम्रपाषाण के अंतर्गत ही, जो कि आपका दोस्तों आपका आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो ताम्रपाषाणिक स्थल है आपका बिहार से भी कुछ आपका ताम्रपाषाणिक स्थल है, जैसा कि आपका सेनुवार हो गया, सेनुवार जो कि आपका रोहतास जिला में पड़ता है, वो भी आपका ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा जो सोनपुर है वो दोस्तों की सारण में पड़ता है, ये भी आपका ताम्रपाषाणिक है। और जो ताराडीह है वो दोस्तों आपका गया जिला में पड़ता है, जो कि आपका ताम्रपाषाणिक स्थल ही है। इसके अलावा जो पूर्वी जो यूपी है, पूर्वी यूपी का जो भाग है उसमें आपका खेरादी और नरहन, ये सभी आपका पूर्वी यूपी का भाग है, जो कि दोस्तों आपका क्या है, तो आपका
ताम्रपाषाणिक स्थल है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल में आते आते जो मानव है आपका गाय भेड़ बकरी को भी पालना शुरू किया था, सूअर को भी पालना, सूअर भैंस ऊँट का भी पालना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हिरण का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। हिरण का शिकार किया होगा तभी तो आपका जो चिरान से आपका वो मिला होगा, आपका हिरण के सींग से बना औजार, ठीक है। लेकिन घोड़ा का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। बाकी खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो गेहूँ चावल खेती का यहाँ पर साक्ष्य मिला है, बाजरे का मिला है, मसूर का मिला है, उड़द का मिला है, मूंग का मिला है, मटर और दलहन का भी साक्ष्य फ्रेंड्स जो कि आपका यहाँ से मिल चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला है आपका कांस्य युग। कांस्य युग की बात करेंगे तो इसको तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल पढ़ेंगे। आपका सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए कि जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसका जो आपका आपका जो काल विभाजन है आपका 2500 से लेकर आपका 800 BC तक का जो काल है आपका कांस्य युगीन काल है। इसके अलावा कांस्य युगीन करने का मतलब है आपका कांस्य जो बनता है वो दोस्तों आपका तांबा प्लस टिन को जब मिलाइएगा तब दोस्तों आपका कांस्य का निर्माण होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके अलावा लोह युग की बात करेंगे तो लोह युग का जो काल है 800 BC के बाद के जी काल को हम लोग लोह युग के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वो दोस्तों आपका लोह युग काल होगा क्योंकि वहाँ पर लोहा है जो कि आपका मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप आज का आपका ये सेशन रहा। बाकी अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे तो आप MCQ को देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। उससे पहले नवपसानिक कालीन औजारों को आप लोग देख लीजिए। ये आपका नवपसानिक औजार है, कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो और भी ठीक है, बस देख लीजिए कि ये यही सब जो औजार हैं वो दोस्तों आपका नवपसानिक औजार और आपका उपकरण है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये आपको सेशन है जो कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपका MCQ को, ठीक है। आपका तकरीबन 100+ MCQ होगा जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स MCQ को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि इससे पहले हमारा जो आपका टॉपिक था उसको हमने कवर कर चुका था, तो उसी से सारे रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आप लोग भी इसका जवाब है जो कि कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला जो प्रश्न है आपका कि संघावो जो गुफा है आपका किस समय की है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि जो आपका संघावो जो गुफा है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पर पड़ता है। तो वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोस्तों आपका पाषाण काल का ये गुफा है। पाषाण काल के भी बारे में बात करेंगे तो आपका मध्यपूरा पाषाण काल का है, ठीक है। तो संगावो गुफा की बात करेंगे तो किस समय का है, पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल में भी बात करेंगे तो आपका मध्य पाषाण काल का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको याद कर लीजिए, इसमें कोई आपका नहीं है समझाने लायक। अगला है कि किस स्थल से मानव 17 समाधान के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। मानव समाधान का प्रमाण मिला है और आपके एक साथ 17 शव को दफनाने का प्रमाण जो मिला है फ्रेंड्स आपका कहाँ से मिला है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह आपका लेखिया से मिला है, ठीक है। लेखिया से मिला है। लेखिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो लेखिया से क्या मिला है आपका मानव समाधान, यानी कि 17 शवों को आपका समाधान है जो कि मिला है, ठीक है। तो लेखिया से मिला है, राइट आंसर आपका यूपी होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरा पाषाणिक संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि पूरा पाषाणिक जो काल था उसके अंतर्गत आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र भी था जिसे कि सोन घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र भी था जिसमें मानव अवशेष भी मिला है और आपका बेलन घाटी तो था ही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सिंधु घाटी क्षेत्र, ठीक है। सिंधु घाटी क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा जहाँ पर आपका पूरा पाषाणिक अवशेष है जो कि नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि किस पूरा पाषाण काल को सोन संस्कृति भी कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि किस काल को कहा जाता है, आपका पाषाण काल को कहा जाता है। पाषाण काल में भी किसे, तो आपका निम्न पूरा पाषाण काल को। तो ऑप्शन नंबर 20 ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि किस पूरा पाषाण काल के पेबुल चॉपर तथा चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो पेबुल चॉपर और चॉपिंग के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी फ्रेंड्स आपका निम्न पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न पूरा पाषाण काल होगा जहाँ पर पेबुल चॉपर और चॉपिंग जैसे उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला आपका है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए आपका जो पेबुल है वो दोस्तों आपका पत्थर के उपकरण है, ये बिल्कुल सही है। चॉपर की बात करेंगे तो बड़े आकार वाला उपकरण, ये भी आपका सही है। इसके अलावा जो चॉपिंग है वो आपका द्विधारी उपकरण है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका इसका सही राइट आंसर है। अगला है कि किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो फलक संस्कृति की बात करेंगे तो हम लोग ने फ्रेंड्स पढ़ा था कि शल्क संस्कृति आपका निम्न पूर्व पाषाण काल को, और जो आपका मध्य पाषाण काल है उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी मध्य
जो पूरा पाषाण काल है उससे दोस्तों हम लोग कहते हैं फलक संस्कृति। ठीक है, तो आपका मध्य पूरा पाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वह है कि मध्य पाषाण काल के औजार का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है। तो दोस्तों आपका ये जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उसका निर्माण आपका क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं। तो ब्लेड उपकरण की बात करेंगे तो जो ब्लेड मिला है वो दोस्तों आपका उच्च पुरा पाषाण काल के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका उच्च पुरा पाषाण काल होगा। अगला आपका है 101 सॉरी आपका अगला है कि माइक्रोलिथ है यानी कि अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं। तो माइक्रोलिथ की बात करेंगे तो म से माइक्रोलिथ और आपको याद रखना है म से मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो माइक्रोलिथ औजार जो मिला है आपका मध्य पाषाण काल से मिला है, इसको भी याद रखिएगा, बताना भूल गए थे। अगला आपका मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है कि बेतवा घाटी कहाँ पर है, कृष्णा घाटी कहाँ पर है और आपका विलन घाटी कहाँ पर है और आपका नेवासा कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, क्या याद रखना है कि जो आपका बेतवा घाटी है वो दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ेगा। तो बेतवा जो नदी है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बेतवा घाटी कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कृष्णा घाटी की बात करेंगे। ठीक है, कृष्णा घाटी कहाँ पर पड़ेगा, तो कृष्णा दोस्तों आपका कर्नाटक में पड़ता है। बेलन घाटी की बात करेंगे तो बेलन घाटी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और नेवासा घाटी की बात करेंगे तो जो नेवासा घाटी है नेवासा वो फ्रेंड्स कहाँ पर पड़ेगा, तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, जो नेवासा नदी घाटी क्षेत्र है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंतर्गत है, जो कि आपका आता है। तो बेतवा दोस्तों आपका हो गया मध्य प्रदेश, कृष्णा हो गया कर्नाटक, बेलन हो गया आपका यूपी और आपका नेवासा हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो ए का 4 हो जाए सॉरी ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 मात्र एक ही में है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि पशुपालन निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के पशुपालन के जो प्रमाण है वो दोस्तों आपका आदमगढ़ से और आपका बागोर से मिलता है। ठीक है, आदमगढ़ से और बागोर से मिलता है आपका मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण। तो आपका 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आदमगढ़ की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और जो बागोर है वो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि किस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। तो अस्थि पंजर की बात करेंगे तो इसका जो सबसे पहला आपका अवशेष है अस्थि पंजर का वो दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका मध्य पाषाण काल इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी आप मानव अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, तो महदहा से मिला है, इसको भी याद रखिएगा कहाँ से मिला है, तो आपका महदहा से मिला है। महदहा से आपका सराय नहर का क्षेत्र है यूपी में, वहाँ से दोस्तों आपका मानव का अस्थि पंजर है जो कि प्राप्त हुआ है। अगला आपका है जो क्वेश्चन है वो है आपका वह है कि मानव अस्थिपंजर का अवशेष किस मध्य पाषाणिक स्थल से हुआ है। तो मध्य पाषाणिक स्थल से हुआ है तो ये फ्रेंड्स आपका सराय नहर से हुआ है और आपका महदहा से हुआ है। ठीक है, सराय नहर से भी हुआ है, आपका महदहा से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में स्थित सांबर झील निक्षेप से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। हाँ, तो सांबर झील से आपका याद रखिएगा वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। यह असल किस काल से संबंधित है, तो जो सांबर झील जो आपका वृक्षारोपण का जो साक्ष्य मिला है किस आपका काल से संबंधित है ये पूछा गया है, तो ये दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि प्राचीनतम जो चावल का साक्ष्य है कहाँ से मिला है। तो देखिए दो प्राचीनतम जो चावल का साक्ष्य है वो दोस्तों आपका कोलडिभा से मिला है। ठीक है, सॉरी आपका कोलडिभा से मिला है, तो याद रखिएगा कोलडिभा। ठीक है, देखिए प्राचीनतम पूछा है तो कोलडिभा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ की बात करेंगे तो दोस्तों आपका बलूचिस्तान पंजाब में है, कोलडिभा आपका यूपी में है। ठीक है, तो आपको देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कोलडिभा नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में मेहरगढ़ दिया गया है। तो जब भी आपका मेहरगढ़ कोलडिभा दिया गया हो तो मेहरगढ़ राइट आंसर होगा। इसके बाद तो आपका जो दोनों में से एक ही कोई ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से मिला है और आपका कोलडिभा दोनों जगह से मिला है। अगला है कि किस काल में कुल्हाड़ी, बंसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े जैसे आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कुल्हाड़ी, वंसुली, छेनी, खुरपी जैसे जो आपके हथियार है वो दोस्तों आपके नवपाषाण काल में मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नवपाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण काल। अगला है आपका कि
अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस काल को धातु काल भी कहा जाता है। तो किस काल को धातु काल कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो काल है उसी को धातु काल कहते हैं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में तांबा का भी यूज हुआ था, कांस्य का भी यूज हुआ था, ठीक है, जो कि आपका धातु ही है। नेक्स्ट आपका है कि आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा संस्कृति वैदिक संस्कृति का जो गणना है आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अलावा गौड़िक और कृष्णा लोहित मृदबांध इस काल से संबंधित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल क्या है, तो फ्रेंड्स आपका सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाल क्लोथिक युग भी कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो चाल क्लोथिक युग है वो दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका ताम्रपाषाण युग को, ठीक है, किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। तो इसका राइट आंसर ताम्रपाषाण काल होगा। अगला है कि निम्न में से किस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण औजार का उपयोग करने लगा था। तो तांबे और पत्थर का जो उपकरण है वो दोस्तों आपका नवपाषाण काल में ही है, जो आपका करने लगा था। कौन, आपका मनुष्य, ठीक है। तो नवपाषाण काल, सॉरी नवपाषाण काल है आपका जो तांबे का, तो ताम्रपाषाण इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला आपका है कि मनुष्य के सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो तांबा का जो प्रयोग है, ये भी हमने आपको बताना भूल गया था कि सर्वप्रथम जो तांबे का जो उपयोग है मनुष्य ने 5000 ईसा पूर्व में करना शुरू कर दिया था। 5000 ईसा पूर्व में करना शुरू कर दिया था। तो 5000 इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आपका है कृषक जीवन संस्कृति संबंधित थी। तो जो कृषक जीवन है वो दोस्तों आपका कृषक ग्रामीण संस्कृति, वो आपका ताम्रपाषाण संस्कृति से ही संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर आपका ताम्रपाषाण होगा। अगला आपका है कि निम्न में से किस संस्कृति से अस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों का हार प्राप्त हुआ है। तो अस्टेटाइट जो कार्नेलियन जो पत्थर है वो दोस्तों आपका कायथा संस्कृति से मिला है। कायथा संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए आपका कायथा राइट आंसर होगा। कायथा संस्कृति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले का काल को ही हम लोग कायथा संस्कृति के नाम से ही जानते हैं, जहाँ से हम लोग स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर के हाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगला है दैमाबाद से भारी मात्रा में कांस्य की वस्तु मिली है, किस संस्कृति का प्रभाव दिखाती है। तो दैमाबाद की बात करेंगे, दैमाबाद तो ये दोस्तों आपका किस संस्कृति का आपका दिखाता है। तो ये दोस्तों आपका कांस्य का वस्तु मिला है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन था, हड़प्पा सभ्यता था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हड़प्पा होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गैंडा, भैंस, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। तो इसको भी जान लीजिए, क्या गैंडा, भैंस, हाथी और रथ चलाते हुए मनुष्य की जो आकृति है कहाँ से मिला है। तो ये दोस्तों आपका दैमाबाद से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दैमाबाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो कि किलाबंद और खाई ओर से घिरा हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि ताम्रपाषाण का जो इनाम गांव है वो आपका किलाबंद था और चारों तरफ से आपका खाई से घिरा हुआ था, ठीक है। तो आपका इनाम गांव इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है वह है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन आपका है कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति लोप हो गया था, केवल जोड़वी संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहा था। तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि ताम्रपाषाण संस्कृति का विलुप्त होने का कारण बाढ़ था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है फ्रेंड। ताम्रपाषाण संस्कृति को जो विलुप्त होने का जो आपका कारण था वो दोस्तों आपका बाढ़ नहीं, आपका सूखा था, ठीक है। क्या था, सूखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है कि आहार संस्कृति कायथा जोड़वी कहाँ पर है। तो आहार संस्कृति कौन सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो आहार संस्कृति की बात करेंगे तो आहार संस्कृति फ्रेंड्स आपका राजस्थान में तो है ही। कायथा आपका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो जोड़वे संस्कृति है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, ठीक है। तो भीमबेटका है जो कि जिसका जो खोज है किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। तो भीमबेटका जो खोज है फ्रेंड्स वो आपका V.S. वाकंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, V.S. वावंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा V.S. वावंकर, ठीक है। इसके अलावा जो भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी किस जिले में है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। तो एक ही कब्र से 3 जो मानव के कंकाल है वो आपके दमदमा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दमदमा राइट आंसर होगा। अगला है कि एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से। अगला है भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका दोस्तों आपका अभी बताएं कि आपका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का जो प्रमाण है वो दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम आपका मिला है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट आपका है कि महापाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो महापाषाण काल को आपका क्या कहा जाता है, तो महापाषाण काल को दोस्तों आपका पत्थर का कब्र कहा जाता है, ठीक है, पत्थरों का कब्र कहा जाता है। महापाषाण काल के बारे में जान लीजिए। जो आपका महापाषाण काल है वो दोस्तों आपका नवपाषाण काल के बाद आता है, जो कि मुख्य तौर पर आपका दक्षिण भारत में आपका ये संस्कृति का जन्म हुआ था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में नवपाषाण के बाद आपका महापाषाण काल का जन्म हुआ, जिसे कि पत्थरों की कब्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसका काल विभाजन करेंगे तो इसका काल विभाजन आपका है 1000 BC से लेकर आपका प्रथम BC तक आपका इसका काल था, ठीक है, महापाषाण काल का। अगला है कि इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया था, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल को इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण किया था, तो राइट आंसर होगा। अगला है कि आपका कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका थॉमसन राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो कोपेनहेगन जो आपका संग्रहालय है वो दोस्तों आपका डेनमार्क में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर आपको क्या करना है, क्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है, क्रम व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो आपका महदहा है, महदहा ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इसके अलावा लेखिया भी आपका यूपी में ही पड़ता है। इसके अलावा जो पेशरा है वो दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। इसके अलावा जो बीरभुआनपुर है वो दोस्तों आपका यूपी में यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। जब आप भारत का जब आप मैप है जो कि आप बनाइएगा, भारत का जो मैप आप है जो कि बनाइएगा, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर यूपी मिलेगा, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर बिहार मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका वेस्ट बंगाल मिलेगा। तो जो मदहा है वो दोस्तों आपका लेखिया से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो आपका मदहा, इसके बाद यूपी, इसके बाद दोस्तों पेशरा, इसके बाद दोस्तों आपका भेड़ारपुर, ठीक है। तो 4-2-1-3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी के से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम जो मानव जीवाश्म है वो दोस्तों आपका किस नदी घाटी से, तो आपका नर्मदा नदी घाटी से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो उस मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गेहूं था, ठीक है, गेहूं था। इसके अलावा अगला है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है, आपको सही बताना है। तो देखिए इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ के कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अगला है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला आपका है वह है कि उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो जो प्राचीनतम जो अस्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो दोस्तों आपके मेहरगढ़ से मिले हैं, इसको याद रखिएगा, मेहरगढ़। अगला है कि आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है। तो देखिए आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। अगला है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये आप जब तांबे गलाना जानते हैं तो चावल से परिचित कैसे नहीं होंगे, तो आपके चावल से भी थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा है कि यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका चारों ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, आपका सही है, ठीक है। सॉरी, चावल से परिचित नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया चावल से परिचित नहीं थे लेकिन आपका थे, ठीक है। तो 1-3-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1-3-4। अगला है आपका वह है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ठीक है। ये भी देखिए बताना भूल गए थे, जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ दोस्तों आपका पाषाण काल से ही चलते आ रहा है, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता तक चलते आया है, ठीक है। तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा, जिसका स्थल आपका यहाँ से जो सामान प्राप्त हुए हैं पाषाण काल के भी प्राप्त हुए हैं और आपका हड़प्पा सभ्यता के भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि नौदा तोली का उत्खनन किसने किया, तो हमने आपको बताया था कि नौदा तोली का जो उत्खनन है आपका HD संकालिया ने किया था, ठीक है। तो HD संकालिया इसका राइट आंसर होगा। अगला है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, नौदा टोली की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। अगला है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान करना है। तो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की बात करेंगे तो मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में आपका किया जाता था। अगला है राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल संबंधित है, तो राग का टीला है वो दोस्तों आपका संगन कल्लू, ठीक है, हमने आपको बताया था मैसूर के कर्नाटक में संगन कल्लू से राग का टीला है जो कि आपका मिला है। नेक्स्ट आपका है वह है कि गौरिक मिद्रभान यानी कि OCP का नामकरण हुआ है। तो OCP का जो नामकरण है वो दोस्तों आपका हुआ है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिए हस्तिनापुर में इसका हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हस्तिनापुर। अगला है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भोपाल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भोपाल में है, ठीक है। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर का है। अगला है आपका कि मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में ही है। अगला आपका है कि आपको मिलान करना है ब्रुज होम आपका सेलकृत देव मंदिर, ये बिल्कुल गलत है। ब्रुज होम में दोस्तों आपका गर्तावास का साक्ष्य मिला है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चंद्र केतु घर की बात करेंगे तो चंद्र केतु जो घर है वो दोस्तों आपका टेरिकोटा कला की वहाँ पर मिला है, सही है। गणेश्वर की बात करेंगे तो ताम्र कलाकृतियाँ मिली, वो भी आपका सही है। जो आपका चंद्र केतुगढ़ गणेश्वर दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सॉरी डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उसको भी देख लीजिए, वो क्या है। देखिए अगला है कि रोबस ब्रूट फूट थे, ठीक है। तो रोबस ब्रूस फूट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और आपका पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट आपका ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्च से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत में पाषाणिक बस्तियों के अन्वेषण शुरुआत किया था, ठीक है। तो ये भी बताना भूल गए थे, इसको भी याद कर लीजिएगा कि भारत में जो आपका जो पाषाणिक वाली जो सभ्यता का जो अनुसंधान है वो आपका 1863 में शुरू हुआ था रॉबर्ट ब्रूट के द्वारा, जो कि आपका क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक और आपका पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण कांस्य सरलोह युग त्रियुगीय विभाजन था, इसको तो हम लोग देख ही लेते हैं। थॉमसन ने इसका किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 818 और 1820 में एक आयोग रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वह है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो पशुपालन की बात करेंगे तो मध्य पाषाण के लोग हैं जो कि आपका पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य में भारत में आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ जो कि आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश पड़ता है, बागोर आपका भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से मिल चुका था। नेक्स्ट आपका है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान आपको बताना है, तो आदमगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के जो उपकरण हैं आपके महदाह से भी प्राप्त हुए हैं और आपके सराय नहर से भी प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर होगा। मध्य पाषाणिक स्थल आपके महदाह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, इससे बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी आर शर्मा महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुच्चरखाना संकुल क्षेत्र एवं करविशान निवास क्षेत्र में बटा था। बुच्चरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण हैं जो कि मिले हैं। नेक्स्ट आपका है वह है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके सराय नहर से भी और महादाह से भी, ठीक है। यानी ऑप्शन में कोई एक होगा तो एक मारना है, 2 होगा तो आपको होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है, तो हमने यहाँ पे अभी अभी ये प्रश्न तो अभी भी देखा है कि दमदमा से मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी दमदमा होगा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित राय नहर से और महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान थे और एक समाधान में 3 मानव कंकाल का एक साथ अपनाए हुए मिले गए हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट आपका है खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई था, तो खदान करना पहली बार आपके जो लोग हैं आपके नवपाषाण काल में ही शुरू कर दिए थे। तो ये आपका क्या होगा, आपका नवपाषाण काल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नवपाषाण काल इसका राइट आंसर होगा। तो खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ, यही समय था जब मानव कृषि पंप से परिचित हुआ था। नेक्स्ट आपका है वह है कि इस भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र मिलता है। इसको हम लोगों ने देखा था कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा जो कि होशंगाबाद में नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया था 5 दिसंबर 1982 को, ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र का। अगला है वह है कि प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ मिलता है, तो आपका नर्मदा घाटी से मिलता है। ये आपका 66 बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था उसमें आपसे पूछा जा चुका है। अगला आपका है
ये तो पूछा जा चुका है। और ये आपका जो प्रश्न आपका पहले का और आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, 2006 में, और ये आपका 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपका रिपीटेड है जो कि होता है। नेक्स्ट आपका है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त हुआ था, तो जौ का हुआ था, तो राइट आंसर सी होगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से आठ खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, जो कि जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, उजाई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक स्तर से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया गया था, ठीक है। तो पहले जौ हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद गेहूं। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है आपका लोहड़ा देव से प्राप्त हुए हैं, तो लोहड़ा देव इसका राइट आंसर होगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य स्थल जो आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहड़ा देव है, जहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य जो कि प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला राज्य स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ से आपका 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान आपका कोल्डिवा है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है। बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। इसलिए आपका उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहड़ा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहड़ा देव के विकल्प न होने की स्थिति में आपका उत्तर पूर्वी की भांति होगा, ठीक है। उत्तर पूर्व की भांति होगा क्या, मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। अगर लोहड़ा देव रहता है तो लोहड़ा देव होता। नेक्स्ट आपका है वह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपका मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। अगला है आपका वह है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण है वो आपका मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। अगला है कि भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपका 64 बीपीएससी का प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, मेहरगढ़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण भी आपका मेहरगढ़ से ही मिला है। जहाँ पर कृषि होगा ऑब्वियसली वहाँ पर आपका अस्थायी जीवन होगा, कृषि करने के लिए बहुत समय चाहिए, तो जीवन वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण से प्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में मेहरगढ़ से मिला है, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व है। जबकि किल गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि आपका 400 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो आपका पशुपालन के जो प्रमाण है आपका बागोर से मिला है, तो मध्यपाषाण काल में बागोर से मिला है। बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलता है। नेक्स्ट आपका है कि चालकुलितिक युद्ध कहा जाता है, यह आपका 54 बीपीएससी का प्रश्न था। तो चालकुलितिक जो युद्ध है आपका किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक युग को कहा जाता है, ठीक है। ताम्रपाषाणिक को चालकुलितिक या कैलकुलितिक, ठीक है, दोनों एक ही है। अगला है कि आहार सभ्यता के बारे में, ये तो हम लोगों ने देख चुका है कि तांबा गलाना भी जानते थे, लेकिन चावल से लोग वहाँ के परिचित नहीं थे, तो 1 3 4 आपका इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए थोड़ा। आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे, जो गेहूँ जौ चावल से परिचित थे। आहार का नाम ताम्रवत यानी कि तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में पाया जाता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहार वस्तु की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय उकेरती उकेरी गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। अगला है वो है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का संस्कृति प्राप्त हुआ है। तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है आपका नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो एच डी संकालिया ने किया था, हमने आपको बताया था। एच डी संकालिया नौदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है। अगला है वह है कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका है वह है कि
विरुद्ध प्रसारण स्मारक की पहचान करना है तो मृतकों को दफनाने के रूप में इस स्थान का यूज होता था। तो नवपसानी के युग दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित किया विरुद्ध पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इनके विभिन्न प्रकार है जैसे कि शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कर्ण सर्किल, डॉलमेन, अम्बेला स्टोन, हुड स्टोन, कंडार, मयूर आदि। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि राग का टीला कहाँ मिला है तो संगनकलुश मिला है, कर्नाटक में मैसूर के पास है। जो कि अगला है वह है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था तो भीमबेटका गुफाओं की शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका ही ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है वह है कि भीमबेटका गुफा स्थित कहाँ पर है तो आपका अब्दुलगंज जिला में है, एमपीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला है वह है कि भारत में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था तो वी एस शंकर ने देखा था। वी एस शंकर नहीं, वाकंकर, तो इसका राइट आंसर वाकंकर हो जाएगा। खोज आपका 1957 में हुआ था। ठीक है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है वह है कि भीमबेटका किसने देखा था तो आपका भीमबेटका किसने देखा, डॉक्टर विष्णुधर वांगकर ने देखा था। ठीक है, पूरा नाम है डॉक्टर विष्णुधर वांगकर। ठीक है, जो कि देखिए आपका यूपीपीएस प्री में पूछा गया है और आपका एमपीपीएस प्री में भी पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया था, ये आपका 2020 यानी कि दोनों एक ही साल पूछा गया था। अगला है गैरिक मृदभान पाटर ओसीपी का नामकरण हुआ था तो आपका हसीनापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि ताम्र प्रसारण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते तो उत्तर से दक्षिण इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के ताम्र प्रसारणकालीन संस्कृति जो कि जोड़वे संस्कृति की नेवासा, देवाबाद, कांठे, चंदौली, नामगांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है वह है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को भी दफनाने का प्राप्त हुआ है तो ये आपका ब्रुज होम से प्राप्त हुआ है। ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है तो इसको याद रखिएगा। ये आपका क्या है, नौपसानिक स्थल है। गर्तावास का साक्ष्य मिला है तो गर्तावास यानी गड्ढे वाला घर। ठीक है। अगला है वह है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है तो आपका ब्रुज होम से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है गर्तवास के साक्ष्य, ठीक है, गड्ढा वाला घर तो ब्रुज होम से मिला है, ये भी आपका सही है। अगला है वह है कि उपरोक्त में से कौन सा आपका सही है, जैसे कि ब्रुज होम के बारे में बात की थी, शैलकृत आपका देव मंदिर था, ये आपका गलत था। ब्रुज होम आपका गर्तावास का साक्ष्य था। बाकी चंद्र केतुगढ़ आपका गणेश्वर, ये दोस्तों आपका क्या है, तेरिकोटा कला मिला है आपका चंद्र केतुगढ़ से। ताम्र कलाकृतियाँ आपका मिली है गणेश्वर से, दोनों आपका वेस्ट बंगाल में है। ये आपका आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। ब्रुज होम की बात करेंगे तो ब्रुज होम नामक नौपसानिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में एक केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज आपका 1935 में किसने किया था, डी टेरा ने एवं पीटरसन ने किया था, जो कि हमने आपको बताया था। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल में प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो कि विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो कि तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषताएं प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र प्रसानिक पुरास्थल है। ठीक है, सॉरी, गणेश्वर की बात करेंगे तो आपका राजस्थान में है, ना कि वेस्ट बंगाल में। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विज्ञान के प्रोफेसर रतन चंद्र लाल ने किया था, अग्रवाल ने किया था। इस पुरास्थल पर दोहरी पेंचदार सिरे वाले ताम्र बगानी, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभान प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला है वह है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो ये आपका राइट आंसर लेखिया होगा। लेखिया होगा शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल की आपकी प्रमाण लेखिया मिला है। लेखिया की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें से आपका देखिए डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तिका पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पसानिक लघु पसारण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालतों में हैं जबकि अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ऑर्गन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है तो ये दोस्तों आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यालय। संस्कृति मंत्रालय है, यानी कि आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री आपके जी किशन रेड्डी हैं, इसको भी याद करते चलिएगा। ठीक है, जी किशन रेड्डी। इसके अलावा जी किशन रेड्डी आपके संस्कृति मंत्रालय के मंत्री तो हैं, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री भी यही हैं। ठीक है, झारखंड पिछले में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। पूरा भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो दोस्तों आपका किसे कहा जाता है, तो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अगला है वह है क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्टिक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है वो दोस्तों आपका भोपाल में है। यही राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि आपका कर दिया गया था, जो कि आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आपका स्वायत्त शासी आपका क्या है, संगठन है। ठीक है, क्या है आपका, संगठन है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपका ये जो टॉपिक है आपका समाप्त होता है। ठीक है, आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इससे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा इससे संबंधित आपके जो प्रश्न आएंगे आप उसको सही करेंगे। ठीक है, गलत मत कीजिएगा, सही कीजिएगा। सारे प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर दिया गया है। अब जो भी प्रश्न बनेंगे आपसे यहीं से बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और याद रखिएगा, जैसे आग का खोज कहाँ से हुआ है, तो आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसके अलावा हिमयुग का काल किसे कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल को ही कहा जाता है। ठीक है, बेलन घाटी का है तो यूपी के मिर्ज़ापुर में स्थित है। इस प्रकार करके आपको क्या करना है, याद है जो कि आपको करते चलना है। बाकी वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको मालूम ही है कि वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में वीडियो को एक कमेंट भी कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, लगभग हमने आपके साथ 100 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस किया फिर, और इसके साथ हमने आपको थ्योरी का भी कुछ पार्ट बताया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।